हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाली लेक्चर के अंदर हम लोग अपने जो बचे हुए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स थे, जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर कवर किया था, तो उसमें जो हमारे बचे हुए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं आज वाले लेक्चर के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक जो है वो खोल सकते हैं और उसमें आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की वीडियो मिल जाएगी। ये जो हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के जो आज पार्ट 2 लेकर आए हैं, इसके अंदर मेनली हमें वो कंसेप्ट्स करने हैं जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब अकाउंट्स बनाते वक्त जो कंसेप्ट मेनली यूज़ होते हैं, आज हम उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने 9 कंसेप्ट पढ़े थे। आज वाले लेक्चर के अंदर मैं अपने 10वें कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। आइए पढ़ते हैं इसको। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। कई लोग डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, और ये प्रिंसिपल आपने ज़्यादातर केसेस में पहले से पढ़ लिया है, क्योंकि हम जितने टाइम से अब तक अकाउंटिंग कर रहे हैं हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको पढ़ लिया है। क्या कहता है ये कंसेप्ट? जैसे आपको याद हो, पहले जब नए नए मार्केट में डुअल सिम फ़ोन आए थे तो आपको याद है उन फ़ोन के आगे नाम लगाया जाता था डुओस। कहा जाता था सैमसंग डुओस, कहा जाता था कि भाई डुओ का मतलब क्या है कि ये डुअल सिम फ़ोन है। उसी तरह से डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं। 2 से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। आप काफ़ी सारे बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के आ रहे हैं, तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये पाया कि हर ट्रांजैक्शन के मेनली 2 इम्पैक्ट तो होते ही हैं, कभी कभार 2 से ज़्यादा भी होते हैं। बट द मेन थिंग इज कि ये जो 2 इम्पैक्ट या 2 इफेक्ट जो होते हैं, ये एक इफेक्ट डेबिट का इफेक्ट होता है और एक इफेक्ट क्रेडिट का होता है। हमें ये डेबिट क्रेडिट वाले इफेक्ट दोनों सेम टाइम पे रिकॉर्ड करने होते हैं, और साथ ही साथ में जो इन इफेक्ट का अमाउंट होता है वो डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। यानी ये प्रिंसिपल बड़ी सिंपल सी 2 बातें कहता है, और वो बातें हमारे पास ये हैं। सबसे पहले, एवरी ट्रांजेक्शन इन अकाउंट्स हैव 2 or more effects. One effect is of debit side. यार पेन का इंतजाम करवाना। One effect is of debit side and other effect is of credit side. एक इफेक्ट हमारे डेबिट साइड का होगा एंड अदर इफेक्ट इज ऑफ क्रेडिट साइड। बात समझने वाली ये है कि 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट होंगे, जिसमें एक इफेक्ट डेबिट साइड का होता है, एक इफेक्ट क्रेडिट साइड का होता है। दूसरी बात, बोथ ऑफ दीज इफेक्ट्स शुड बी रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली। हमें ये दोनों के दोनों इफेक्ट साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करने होते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। मतलब आप ये कहें कि सर हम पहले डेबिट वाला इफेक्ट रिकॉर्ड कर लें, क्रेडिट वाला बाद में करेंगे, वो सही नहीं है। या फिर आप ये कहें कि सर हम क्रेडिट वाला पहले रिकॉर्ड कर लें, डेबिट वाला बाद में करें, तो वो भी सही नहीं है। दोनों के दोनों इफेक्ट को आपने साथ में रिकॉर्ड करना है, एंड द इफेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल। और साथ में जो इफेक्ट डेबिट क्रेडिट का होता है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। यानी डुअलिटी प्रिंसिपल बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए आपका एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। ये डेबिट क्रेडिट वाले अकाउंट आपने साथ में रिकॉर्ड करने होते हैं, और साथ में रिकॉर्ड करने के साथ साथ आपने ये भी हमेशा बात ध्यान रखनी है कि जो इनका इम्पैक्ट है वो भी हमेशा इक्वल होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो ध्यान दें, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपने एग्जाम्पल पढ़े हुए। मैं आपसे कहूँ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आपने 2 इम्पैक्ट पढ़े थे। आपने कहा था कि सर कैश कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस जो बढ़ जाएगा, राइट। फिर आपने अपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा, जिसमें आपने ये पढ़ा कि बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है। ये एसेट आपका कम हो रहा है तो इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, ये एसेट हमारा बढ़ रहा है तो इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो इम्पैक्ट 2 है, और दोनों इम्पैक्ट का जो आपके पास इफेक्ट आएगा वो भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मैं आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताऊं जिसके अंदर आपके जो इफेक्ट्स हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाए, उनको कैसे करा जाएगा, तो वो भी देखते हैं। मान ले मैंने आपको कहा
परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, पेड ₹2,000 बाय कैश एंड 8,000 बाय चेक। लो जी, अब की बार ट्रांजेक्शन कुछ ऐसी है कि हमने गुड्स परचेज करे 10,000 के। उन गुड्स को परचेज करते वक्त हमने क्या करा कि अपने पेमेंट कैश में भी करी है, चेक में भी करी है। तो इम्पैक्ट क्या होगा? गुड्स आ रहे हैं, कैश जा रहा है और बैंक बैलेंस जा रहा है। गुड्स आए 10,000 के, कैश गया 2,000, बैंक बैलेंस गया 8,000। अगर आप ध्यान से देखें तो इम्पैक्ट आपके जो है वो 3 है। थोड़ा सा जूम आगे करो। अगर आप ध्यान से देखें तो इम्पैक्ट आपके 3 है, एक गुड्स का, एक कैश का, एक बैंक का। और अगर मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो गुड्स भी एसेट, ये भी एसेट, ये भी एसेट। ये एसेट बढ़ रहा है तो इसको डेबिट करना है, घट रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो क्रेडिट। यानी अकाउंट्स की हर ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट 2 तरह से बटे होते हैं, एक डेबिट में, क्रेडिट में। दोनों को साथ में रिकॉर्ड करना है। और साथ ही साथ में ये बात ध्यान रखनी है कि इन इम्पैक्ट्स का जो इफेक्ट होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर आप ध्यान से देखें, डेबिट भी 10,000 से हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, जो क्रेडिट टोटल हो रहा है वो भी 10,000 से हो रहा है। इट इज़ इमटेरियल की टोटल इफेक्ट 3 है, 4 है या 5 है। मेन चीज़ ये है कि इम्पैक्ट 2 भागों में बटते हैं और वो 2 भाग आपके कौन कौन से हैं? एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। और साथ ही साथ में सेम टाइम पे रिकॉर्ड करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि भाई उनका जो मोल होगा, उनका जो इम्पैक्ट होगा, अमाउंट जो होगी उनमें, वो हमेशा इक्वल होगी। क्योंकि अगर वो अमाउंट इक्वल नहीं है तो डुअलिटी प्रिंसिपल कभी लग ही नहीं पाएगा, राइट। आपकी बुक्स का नाम भी डबल एंट्री बुक कीपिंग है, जिसका मतलब ये है कि हर जगह में अकाउंट्स में डबल एंट्री चलती है। अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो सेम टाइम पे एक अकाउंट क्रेडिट भी होगा, राइट। ये था हमारे पास हमारा 10th प्रिंसिपल। लेके चलते हैं आपको हमारे 11वें प्रिंसिपल की तरफ, समझते हैं वो क्या है। 11th प्रिंसिपल हमारा है मैचिंग प्रिंसिपल। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि मैचिंग प्रिंसिपल को करने से पहले आपने जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पढ़ा था, AS 9, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप एक बार उसको रिवाइज करें। मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी रेवेन्यू, किसी भी इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने सर्विसेज कब प्रोवाइड करी, हमने अपना काम कब करा। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमें पैसा कब मिल रहा है। इन शॉर्ट, मैंने आपको ये कहा था कि जब आप अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, या फिर ये कह लो कि जब आपने अपना वर्क परफॉर्म करा, तो कुल मिला के उस साल के अंदर आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर आपने अभी तक काम परफॉर्म नहीं करा, बट आपको अमाउंट रिसीव्ड हो गई है, काम परफॉर्म नहीं करा लेकिन अमाउंट रिसीव हो गई, तो उस केस में आप इसको लायबिलिटी मानोगे। क्योंकि बिना काम करे अगर आपको पैसा मिल जाता है तो आप उसे लायबिलिटी मानते हैं, वो एक तरह का कर्जा है। काम करने के बाद अगर आपको पैसा मिलता है तो वो आपकी क्या बन जाती है? इनकम, राइट। तो हमें यहाँ पे जो समझना है वो ये समझना है कि अब मैचिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन से कैसे कनेक्टेड है। तो ध्यान दें, मैचिंग प्रिंसिपल जो है हमसे ये बात कहता है कि रेवेन्यू को कमाने के लिए आप कभी ना कभी कोई ना कोई खर्चा जरूर करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पैसा कमाने के लिए खर्चा ना करा हो, खर्चा हम करते ही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अपना इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहा हूँ तो मेरे इंस्टीट्यूट में जो स्टाफ मेंबर्स हैं मैं उनको सैलरी देता हूँ। सिमिलरली कोई दुकान बंदा अपनी खोल के बैठा है, वो दुकान में सामान बेचता है, वो पैसा कमा रहा है, पर दुकान में उसने जितने कारीगर रखे हुए हैं वो उनको भी तो सैलरी देता होगा, रेंट देता होगा, कोई बिजली का बिल आ रहा है, कोई पानी का बिल आ रहा है, वो देता होगा। मतलब आप ये कह लीजिए कि भाई कुछ भी पैसा अगर मुझे कमाना है तो उसके लिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आप इनकम जिस साल में रिकॉर्ड करते हो, उस इनकम को कमाए जाने वाले खर्चे जो आपने करे हैं वो खर्चे भी उसी साल में रिकॉर्ड होंगे। यानी मैचिंग प्रिंसिपल बड़ी सिंपल सी बात कहता है, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू, जितने भी आपने खर्चे करे हैं रेवेन्यू को कमाने के लिए, शैल बी रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर के अंदर रिकॉर्ड करना है इन विच रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। अब कंसेप्ट ये है कि मैंने आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना सिखा दिया है कि किस साल में करना है, तो आप जिस साल में रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे उस रेवेन्यू को कमाए जाने वाले खर्चे भी आप उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। मान लीजिए कि आपने रेवेन्यू 2010 में रिकॉर्ड करी, तो जो रेवेन्यू, जो इनकम आप 2010 में रिकॉर्ड कर रहे हो, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने जितने भी खर्चे करे हैं
वो खर्चे भी आप 2010 में ही रिकॉर्ड करोगे। दिस इज नोन एज मैचिंग। मैचिंग का मतलब जहां रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो वहीं उसी साल में एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करो, मैच करने के लिए। अगली चीज, एंड एट द ईयर एंड, और साल के अंतिम दिन पे ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शेल बी कंपेयर्ड, उसको हम कंपेयर करेंगे। टू नो क्या जानने के लिए, वेदर देर इज अ प्रॉफिट और देर इज अ लॉस। साल के अंतिम दिन पे मैं चेक करूंगा कि मैंने कमाया कितना। मान लीजिए मैंने कमाया 10,000 और जो मैंने खर्चे करे वो थे मेरे 9,000, तो बात बड़ी सिंपल सी है कि भाई अगर 10,000 कमा के 9,000 का खर्चा करा है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1,000 का। और मान लीजिए उल्टा होता कि भाई 10,000 कमाया है लेकिन खर्चा 12,000 करा है, तो नुकसान कितना होता, 2,000। यानी मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने जिस साल में अपनी इनकम को रिकॉर्ड करते हो तो उस इनकम को कमाने के लिए आपने जितने खर्चे करे हैं आप उनको भी उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। दैट मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड फॉर अर्निंग अ रेवेन्यू shall be recorded in the same year in which revenue is recorded, and at the year end, साल के अंतिम दिन पे all the expenses and revenue shall be compared, हम उन्हें कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। राइट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों हमारे कुछ 11 कंसेप्ट हैं जिनमें मैंने आपको 9 पहले बताए थे, 2 मैंने आज आपको बताया। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक चीज और हमें पढ़नी है जिसका नाम है अकाउंटिंग अजम्पशंस। आइए जरा उसके बारे में भी आपको बताऊं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब क्या है कि अकाउंट्स में काम करने के दौरान हम अपनी कुछ अजम्पशंस मेड करके चलते हैं। अजम्पशन मतलब ये होता है कि हम पहले से ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम इन कंसेप्ट को फॉलो करें। देखिए, कंसेप्ट का मतलब क्या है कि रोजमर्रा की अकाउंटिंग में आप जो कंसेप्ट फॉलो करते हो, पर अजम्पशन का मतलब क्या है कि हम पहले से ये मान के चलते हैं कि हम अकाउंटिंग इस बेस पे करेंगे। तो अकाउंट्स में फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नाम की 3 अजम्पशंस हैं। अब हमें वो 3 अजम्पशंस पढ़नी है। तो कंसेप्ट 11 है, अजम्पशन 3 है, यानी टोटल कितने हो गए, 14 टोटल हमारे पास है, जिनमें कंसेप्ट 11 है, अजम्पशन 3 है। तो मैं अजम्पशन को नंबरिंग 1 से ही दूंगा, जिसमें पहली अजम्पशन में आपको पढ़ाऊंगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन। आइए समझते हैं इसको, ये क्या कहता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपसे कहता है कि भाई अगर आप अपना कभी बिजनेस चालू करते हैं तो आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि आपका बिजनेस एक लंबे समय के लिए आप काम करेंगे उसमें। आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आप अपने बिजनेस को आने वाले टाइम में बंद कर देंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों, मान लीजिए आज आप अपनी दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो क्या आप कभी अपना दुकान खोलते हुए अपने मन में ये रखेंगे कि यार मैं दुकान 1 साल के लिए खोलूंगा, 1 साल बाद बंद कर दूंगा? कभी नहीं। कोई भी इंसान कभी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो अपने दिमाग में ये अज्यूम करता है कि वो बिजनेस वो सालों साल चलाएगा, प्लस उस बंदे की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होगी कि वो उस बिजनेस को आने वाले फ्यूचर में बंद कर दे। मतलब मैं तो कभी नहीं सोचूंगा कि मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं। वो अलग बात है कि मार्केट में कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है जिससे मेरे को ऐसा होने की जरूरत पड़ गई, करने की जरूरत पड़ गई, पर मैं ऐसा कभी खुद सोचूंगा नहीं। अब मान लीजिए कि आप लोग आज अपनी एक कंपनी खोल रहे हैं और मेरे को बार बार आके कह रहे हैं सर हमने कंपनी बस 6 महीने के लिए खोली है, तो इसका मतलब आप गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल लगा ही नहीं रहे हो। क्योंकि कोई इंसान अगर कंपनी खोल रहा है तो उसके मन में ये बात होनी चाहिए कि वो इस कंपनी को सालों साल आगे लेकर जाएगा, और प्लस हमारे अंदर कोई इंटेंशन नहीं है, हम ऐसा कुछ सोच के नहीं चल रहे कि हम अपने बिजनेस को बंद करेंगे। राइट, तो आइए जरा समझते हैं क्या चीज है। दिस अजम्पशन स्टेट्स that a business shall go for a period of long time। और अकाउंट्स में बेटा इस लॉन्ग टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है। कहीं आप बोलोगे सर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, कोई डेफिनेशन नहीं है। लॉन्ग टाइम का मतलब सिर्फ लॉन्ग टाइम है। that a business shall go for long time and there is no intention to shut down और लिक्विडेट। शट डाउन का मतलब होता है बंद करना, लिक्विडेट का मतलब भी होता है बंद करना।
लिक्विडेट द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। हमारी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को नियर फ्यूचर के अंदर, मतलब छोटे टाइम के अंदर बंद कर देंगे। हम तो हमेशा ये मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक आगे चल रहा है, राइट। गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से अकाउंट्स में कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। मैं आपको वो इम्प्लीकेशन समझाना चाहता हूँ। आइए जरा मेरे साथ साथ देखिए। आज से कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो जो है वो बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं आपके करंट एसेट्स और एक होते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स। मैंने आपसे ये कहा था कि करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो आपको पैसा ला के दे दें विद इन 1 ईयर, और नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो पैसे में कन्वर्ट हो जाएं या पैसा ला के दे दें आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर मतलब एसेट्स को 2 भागों में बांटा जाता है। एक एसेट होता है करंट एसेट, एक एसेट होता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो है जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन नॉन करंट एसेट वो होता है जो कैश में कन्वर्ट होता है 1 साल के बाद। दोस्तों अगर आप अपनी बात को ध्यान से समझें, देखो ये बिजनेस की टाइमलाइन है। मैंने बिजनेस की टाइमलाइन बनाई और मैंने बिजनेस की टाइमलाइन में यहां पे आके लिखा ये 1 साल है। तो 1 साल के अंदर अंदर के जितने भी आइटम्स हैं, ये आइटम मेरे हो गए करंट एसेट्स, अगर मैं एसेट्स की बात करूं। और 1 साल से बाहर के जितने आइटम होंगे इनको मैं नाम क्या दे दूंगा, नॉन करंट एसेट्स। सोच के देखो दोस्तों, मैं बिजनेस पे गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल लगाता हूं, जिसका मतलब है कि मैं अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने का सोचता हूं। मैं लंबे समय तक चलाने का सोच रहा हूं, इसी वजह से तो मैं ये क्लासिफिकेशन कर पा रहा हूं। अगर मैं अपने बिजनेस को कभी लंबे समय तक चलाने का सोचता ही नहीं, मान लो मैं कहता कि भाई खाली 1 साल तक के लिए मैं चला रहा हूं, तो मेरी टाइमलाइन सिर्फ इतनी होती। इसका मतलब मेरे पास जितने एसेट होते हैं वो सारे एसेट क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स। पर मैं करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को क्लासीफाई कर पा रहा हूं। क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं अपने बिजनेस में गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल लगाता हूं। मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि मेरा बिजनेस आगे बहुत लंबे समय तक चलेगा, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि लंबे समय तक चलेगा, जिसमें मेरे को यह पता चल गया कि कुछ आइटम मेरे 1 साल से पहले के होंगे और कुछ आइटम मेरे 1 साल के बाद के। तो जो आइटम मेरे 1 साल से पहले के होंगे उन आइटम को मैंने घोषित कर दिया वो करंट एसेट्स हैं। जो आइटम मेरे 1 साल के बाद होंगे उनको मैंने घोषित कर दिया वो नॉन करंट एसेट है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप आगे जाके बैलेंस शीट का फंडा पढ़ेंगे। असल में यह देखा जाता है कि बैलेंस शीट से 1 साल या बैलेंस शीट के 1 साल के बाद, मान लीजिए मैं बैलेंस शीट यहां बना रहा हूं इस पॉइंट पे, तो यहां से लेके यहां तक 1 साल है। अगर इतने टाइम के अंदर कोई चीज है तो वो करंट एसेट है, और बैलेंस शीट से 1 साल के बाद का कोई आइटम है तो वो नॉन करंट है। What I'm trying to tell you is कि अगर मैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल अप्लाई ही नहीं करता तो मैं कभी क्लासीफाई ही नहीं कर पाता कि करंट एसेट क्या है, नॉन करंट एसेट क्या है। बिकॉज करंट एसेट का फायदा शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, जबकि नॉन करंट एसेट का फायदा लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासिफिकेशन में कर इस वजह से रहा हूं क्योंकि मेरे को गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल मेरे को पता है, मैं उसको लगा रहा। राइट। अगली चीज, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान में एक ट्रेड फेयर होता है, दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है नवंबर के टाइम पे, आप सबको पता होगा। ये ट्रेड फेयर जनरली 3 हफ्तों का लगता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई आदमी इस ट्रेड फेयर के अंदर अपना एक नॉर्मल उन 3 हफ्तों के लिए बिजनेस करने का सोच रहा है, तो क्या उसने वो बिजनेस करने के टाइम पे गोइंग कंसर्न लगाया होगा? जी नहीं, आंसर है नो। क्योंकि वो खुद जानता है कि 3 हफ्तों के बाद वो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि अगर एक आदमी ने गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल लगाया ही नहीं और उसका बिजनेस 3 हफ्तों के लिए चल रहा है, तो उसके पास जितने भी एसेट्स होंगे आप उन एसेट्स को किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर लोगे? आप कहोगे सर वो सारे एसेट्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे? करंट एसेट्स। बिकॉज दैट सच पर्सन नोज, वो ये बात जानता है कि उसका बिजनेस 3 हफ्तों बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो गोइंग कंसर्न तो एप्लीकेबल हुआ ही नहीं। और अगर गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल होता तो उसके मन में ये पहले से पॉइंट आ जाता कि मैं अपने बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म की चीजें मुझे फायदा दे रही है उनको करंट बोलूंगा, और जो लॉन्ग टर्म की चीजें फायदा दे रही है उनको मैं नॉन करंट बोलूंगा। यानी कंसेप्ट ये बना, एग्जाम्पल ये बना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स अंडर करंट एसेट और नॉन करंट एसेट इज बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। किसके वजह से हो रहा है ये? गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से हो रहा है। राइट। और समझते हैं सेकंड अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन आपकी है कंसिस्टेंसी अजम्पशन।
कंसिस्टेंसी अजम्पशन सबसे इजीएस्ट अजम्पशन है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अगर आपने अकाउंट्स में कोई एक मेथड सेलेक्ट करा है तो आप उस मेथड को कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करें ईयर आफ्टर ईयर, बार बार चेंज ना करें, क्योंकि अगर आप बार बार चेंज करते हैं तो फिर आप कंपैरिजंस मेक नहीं कर पाएंगे। मैं अगर आपको इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं सिंपल टर्म्स में तो आप मुझे बताइए, आज से कुछ साल पहले 10th क्लास में ना CGPA सिस्टम था। आप सब बच्चे जो इस साल क्लियर हुए हैं आई थिंक उनकी परसेंटेज सिस्टम होगा। कुछ साल पहले 10th में CGPA सिस्टम था। अब मान लीजिए एक बच्चे का 10th में CGPA आया है 9.2 CGPA, और मैं उस बच्चे को एक दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर कर रहा हूं जिसकी 10th में परसेंटेज आई 91%। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा हुआ है कि अगर मैं दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहता हूं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। 1 किलोमीटर का 1 लीटर के साथ कोई वास्ता नहीं है, दोनों की यूनिट सेम करने के बाद ही उनको कंपेयर किया जा सकता है। याद है बचपन में सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ते थे तो आपको टीचर जानबूझ के एक फिगर मीटर में देता था, एक सेंटीमीटर में, तो आप दोनों में से किसी एक फिगर को तो कन्वर्ट करते ही थे। इसका मतलब कंपैरिजन मेक करने के लिए यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है, और यूनिट सेम रखने के लिए मेथड का सेम होना जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है वंस अ मेथड इज सेलेक्टेड इट शुड बी अप्लाइड continuously ईयर आफ्टर ईयर। ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब अगर आपने एक बार कोई मेथड सेलेक्ट कर लिया तो आप उसे कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करें ईयर आफ्टर ईयर। क्यों अप्लाई करना है? सो दैट comparisons can be made both interform and intraform, ताकि हम कंपैरिजन मेक करके चल सकें इंटरफॉर्म भी और इंट्राफॉर्म भी। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इंटरफॉर्म कंपैरिजन और इंट्राफॉर्म कंपैरिजन क्या होता है। इंटरफॉर्म कंपैरिजन का मतलब होता है दो फॉर्म का कंपैरिजन, जैसे कि मैं टाटा वर्सेस रिलायंस कंपैरिजन कर रहा हूं। आपने बचपन में सुना होगा इंटर स्कूल कंपटीशन है। इंटर स्कूल कंपटीशन में एक ही स्कूल भाग लेता है या कई सारे स्कूल भाग लेते हैं? ये देखो दोस्त मेरे को जवाब दे रहे हैं सर कई सारे स्कूल भाग लेते हैं। इसका मतलब कि जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन होता है तो वो इंटरफॉर्म कंपैरिजन है। इंट्राफॉर्म का मतलब होता है कि मैं टाटा का 2010 का कंपैरिजन कर रहा हूं टाटा का 2020 से, मतलब एक ही कंपनी का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं उसकी पिछली रिपोर्ट से। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि बेटा आपकी परसेंटेज 10th में आई 91 और 9th में आई आपकी परसेंटेज 80, तो बंदा तो एक ही है लेकिन उसकी प्रीवियस रिपोर्ट का कंपैरिजन फ्यूचर रिपोर्ट से हो रहा है, राइट, प्रेजेंट रिपोर्ट से हो रहा है। तो कहने का मतलब है वो इंट्राफॉर्म है। और इंटरफॉर्म का मतलब होता है जब दो फॉर्म आपस में अपना अपना कंपैरिजन करें, राइट। तो मेथड सेम रखना बहुत जरूरी है। जब तक आपका मेथड सेम नहीं होगा तब तक आपका कंपैरिजन आप मेक नहीं कर पाएंगे। और कंपैरिजन भी दो तरह से होता है, एक इंटरफॉर्म एक इंट्राफॉर्म। दोनों कंपैरिजन के लिए मेथड सेम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब यहाँ पे मेरे दोस्त कुछ मेरे से सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं सर एक चीज़ बताओ, अगर ऐसा है तो क्या हम कभी मेथड बदल नहीं सकते? मेथड बदल सकते हैं लेकिन कब बदल सकते हैं? यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि जनरली नहीं बदलना, और अगर आप बदलना चाह रहे हो तो उनको कब बदलना है, कैसे बदल सकते हैं, आइए जरा उसको समझते हैं। 3 केस में आप मेथड को बदल सकते हो। पहला, अगर मार्केट में कोई न्यू एएस आ जाए या न्यू लॉ आ जाए। एएस मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉ मतलब कानून। अब मार्केट में कोई नया कानून लागू हो गया तो यार मेथड बदलना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं जीएसटी, भाई जीएसटी नया नया आया है, हमेशा थोड़ा था, लेकिन जब से जीएसटी आया तो अकाउंटिंग के मेथड्स में चेंज आया। दैट मीन्स कि अगर मार्केट में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि हमें मेथड चेंज करने की जरूरत है तो भैया फिर तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए कभी न्यू एएस आ जाए, न्यू लॉ आ जाए तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। या फिर न्यू अमेंडमेंट आ जाए। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि लॉ तो सेम है पर लॉ के अंदर आपने हल्का सा कुछ चेंज कर दिया। या फिर अगर आपको लगता है कि आप मेथड चेंज करके बेटर प्रेजेंटेशन दे सकते हो तो फिर आप कर सकते हो। यानी कि अगर आपको लगता है कि मेथड चेंज कर देने से
आप अपने अकाउंट्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये 3 केसेज हैं जिनमें आपके मेथड चेंज हो सकते हैं। ये आपसे स्कूल के अंदर एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे कह दिया जाएगा कि कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमें कहती है कि एक मेथड एक बार सेलेक्ट करा तो उसी को अप्लाई करते हुए चलो। बट क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या हम मेथड कभी चेंज कर सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इन 3 केसेस के अंदर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड अजम्पशन जिसका नाम है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। बस्ती अपनी थर्ड और लास्ट अजम्पशन, आइए उसको भी पढ़ते हैं। लास्ट अजम्पशन अपनी है सबसे मेन अजम्पशन और नाम है अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन 2 कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो आपने पहले से पढ़ लिया। कौन कौन से कंसेप्ट? एक आपका मैचिंग कंसेप्ट, एक आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ने आपको यह समझाया कि इनकम को रिकॉर्ड कैसे करना है। मैचिंग कंसेप्ट ने आपको यह सिखाया कि जो इनकम आप रिकॉर्ड करते हो उसको कमाए जाने वाले खर्चे भी उस साल में रिकॉर्ड होते हैं जिस साल में वो इनकम कमाई, राइट। अक्रूवल प्रिंसिपल या अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है? अक्रूवल अजम्पशन कहता है एज पर दिस अजम्पशन all the expenses and revenues shall be recorded in a year to which it relates। सारे एक्सपेंस रेवेन्यू उस साल में रिकॉर्ड होने चाहिए जिस साल से वो रिलेट करते हैं, नॉट इन द ईयर ऑफ सेटलमेंट। उस साल में रिकॉर्ड नहीं करने जिस साल में सेटलमेंट हुई। सेटलमेंट का मतलब अगर आपको नहीं पता आप लिख सकते हैं रिसीव्ड और पेड। मतलब रेवेन्यू जिस साल में मिली या एक्सपेंस जिस साल में पे करे उस साल में उनको रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि उस साल में करना है जिस साल से वो रिलेट करते हैं। यानी इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे उस साल में जिस साल में मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, या आपने वर्क परफॉर्म करा। उसी तरह से एक्सपेंसेस को भी आप रिकॉर्ड करोगे उस साल में जिस साल में आपने सर्विसेज यूज करी या फिर वर्क यूज करा। वर्क यूज करने का मतलब है जिस साल में आपने काम लिया। अब मान लीजिए कि भाई आपने लेट्स से मेरे से ट्यूशन जो है वो 2020 में ली, लेकिन मुझे पेमेंट करी 2022 में। क्योंकि आपने काम 2020 में लिया तो एक्सपेंस वो 2020 का है। पेमेंट आप 2022 में करो, इट डजंट मैटर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट आपने कब करी, कौन से साल में करी, या पेमेंट कब मिली, कौन से साल में मिली। ईयर ऑफ सेटलमेंट डजंट मैटर। जो चीज मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि ये एक्सपेंस रेवेन्यू किस साल के हैं, और रेवेन्यू उस साल में रिकॉर्ड होगी जिस साल में आपने काम करा, एक्सपेंस उस साल में रिकॉर्ड होगा जिस साल में आपने सर्विसेज यूज करी, राइट। ये है अपना अक्रूवल अजम्पशन। अकाउंट्स में अक्रूवल अजम्पशन जो है वो सब जगह पे फॉलो होती है, बल्कि हमारा कानून, हमारा कंपनीज एक्ट, हमारे जितने भी देश के अंदर लॉज हैं वो सबके सब अक्रूवल अजम्पशन को बेटर मानते हैं। इवन कोर्ट तक इसको जो बेटर मानता है, राइट। तो 3 अजम्पशंस हैं दोस्तों, 11 कंसेप्ट्स हैं, कुल मिला के टोटल अपने पास 14 बन जाते हैं। और आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि इनके बेस पे आपकी जो अकाउंटिंग है वो बहुत डिपेंड करती है। पेपर में जो इनके क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल केस स्टडीज के रूप में आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंसेप्ट हाईलाइट हो रहा है या कौन सा कंसेप्ट वायलेट हो रहा है। वायलेट होने का मतलब है कि कौन सा कंसेप्ट आपका नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम नहीं लगा पाए, उसको ओवरलुक कर दिया आपने। तो उसके बेस पे आपने इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। आप सभी इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इनको आप लोग याद करिए। और जैसे जैसे आप अकाउंट्स में आगे बढ़ते हैं, एक आपको मैं छोटी सी सजेशन दूंगा यहाँ पे, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त ना ऐसा सोचा करो कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, हमने ऐसा क्यों करा। बार बार मैं एक ही चीज़ पे आपको जो एम्फेसिस दिलवा के कहता हूँ कि आपके बेसिक्स जितने स्ट्रॉन्ग हैं उतनी ज़्यादा आपकी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिक्स को बढ़िया करो। एवरी टाइम आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा है, तो आपके मन से ये जवाब निकलना चाहिए कि सर ये कंसेप्ट लगा है, राइट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जल्दी मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हैप्पी। और अपने जो भी आपने ये वीडियो देखी है इसको आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।